वेलकम टू द टॉपिक ऑफ। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या हम इसे जेनेटिक्स सेकंड के नाम से भी जानते हैं। आज हमें कवर करना है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ये जो प्रोसेस होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को देखा, बहुत ही डिटेल में हम उन चीजों को कवर किए। आज हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजों को देखना है क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टेप हमारे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम डिटेल में कवर करेंगे। एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर करेंगे, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। पिछले कुछ दिनों में हमने क्या क्या कवर किया, अगर आप एक बार देखना चाहते हैं तो यहां से देख सकते हैं बच्चा। इतने सारे लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं। आज में 11वां लेक्चर देखना है इस चैप्टर का। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो हर एक टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाए क्योंकि ये जो चैप्टर है वो लेंथी चैप्टर है। इसके जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, आज हमें देखना है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है जब मैंने प्रोकैरियोट्स की बात की थी कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो पर देखने वाले हैं। और जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं रिप्लिकेशन। इतनी सारी बातें समझ में आई। प्रोकैरियोट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है कि जो प्रोकैरियोट होती हैं उनका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है क्योंकि इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट की बच्चा, तो क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है इसीलिए जो ट्रांसक्रिप्शन और जो रेप्लिकेशन होता है वो इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा सेल साइकिल की, जो कि यूकैरियोट की है, क्योंकि हम यूकैरियोट की ही जनरली यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सभी ने सेल साइकिल में क्लास 11 में पढ़ा होगा। इसको हम एम फेज बोलते हैं, इसको हम एस फेज बोलते हैं, इसको G1 फेज बोलते हैं और इसको G2 फेज बोलते हैं। अच्छा, जब मैंने आपको रिप्लिकेशन पढ़ाया तब मैंने बताया था जो रिप्लिकेशन होता है वो किस फेज में होता है बच्चा, जो रिप्लिकेशन होता है वो हमेशा देखने के लिए मिलता है एस फेज में। यहां पर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की बच्चा, तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा G2 और G1 दोनों फेज में देखने के लिए मिल जाती है। दोनों ही फेज में हमें ट्रांसक्रिप्शन देखने के लिए मिलेगी क्योंकि दोनों फेज में लास्ट में प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिटेल में इसको देखते हैं कि जब मैं बात करता हूं ट्रांसक्रिप्शन किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, तो जब मैंने बात की थी प्रोकैरियोट्स के अंदर तो मैंने कहा था पूरा कंप्लीट डीएनए होता है। कंप्लीट डीएनए में जरूरी बात ये नहीं है कि पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो, जबकि अगर हम रिप्लिकेशन की बात करते हैं तो पूरे डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। ये सपोज दैट मैंने क्या बना दिया, एक डीएनए बना दिया। अगर मुझे इसका रिप्लिकेशन करना है बच्चा तो पूरे डीएनए का मुझे रिप्लिकेशन करना पड़ेगा। और अगर मुझको इसका ट्रांसक्रिप्शन करना है तो जरूरी नहीं कि पूरे डीएनए का हो, डीएनए के कुछ पार्ट होते हैं। सपोज दैट इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, बीच का नहीं हुआ, फिर यहाँ का ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो जहां जहां ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यूनिट का मतलब होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन हमारा हो रहा है। साफ साफ जाहिर है इस बात से कि अगर हम इस चीज को बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मतलब यहां से ट्रांसक्रिप्शन जरूर से जरूर हो रहा होगा। इतनी बातें क्लियर हुई। मैंने पिछले कुछ लेक्चरों में बहुत सारी चीजें कवर की थी। मैंने यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारी चीजें बताई भी और प्रोकैरियोट को मैंने डिटेल में कवर किया। तो पिछले कुछ लेक्चर जो हैं उनको जरूर देखें। अगर आप नहीं देखेंगे तो आप ही का फायदा इसमें नहीं है क्योंकि आप चीजें नहीं समझ पाएंगे ना। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ट्रांसक्रिप्शन का मैंने प्रोकैरियोट्स वाले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो उसको एक बार जाके जरूर देखें, वहां से आपका क्या बेस तैयार होता है। ठीक है, तो आज मैं वैसे समझा रहा हूं, पूरा चीजें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूं यूकैरियोट्स की, तो देखो एक डीएनए होता है, डीएनए का कुछ पार्ट होगा जहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो रही होगी, जिसको मैं बोलता हूं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मैंने बोल दिया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब मैं जो सामने आपको दिखा रहा हूं, सामने जो आपको डीएनए दिख रहा होगा, ये पूरा डीएनए नहीं है। आपको पता है हमारा डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है, तो ये पूरा डीएनए नहीं है, एक डीएनए का खंड है जिसे मैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल रहा हूं। इसमें 3 तरीके की चीजें पाई जा सकती है बच्चा। कितने तरीके की? 3 तरीके की। प्रोमोटर साइड होती है, स्ट्रक्चरल जीन होती है और टर्मिनेटर साइड होती है। अब देखो यहां पर होता क्या है, जब यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक एंजाइम आता है जिसका नाम क्या है बच्चा, जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आता है प्रोमोटर साइड से जुड़ जाता है। प्रोमोटर साइड से जुड़ने के बाद ये एंजाइम पहुंचता है स्ट्रक्चरल जीन के पास। यहां पर ये एक खंड बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम आरएनए बोल देते हैं। और ये जब टर्मिनेटर साइड पर पहुंचता है तब ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इतनी सारी बातें आपको समझ में भी आ रही होंगी क्योंकि आपने प्रोकैरियोट को डिटेल में देखा है। ठीक है, और अगर मैं यहां पर थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं आपको कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंट क्या होता है, तो आइए देखते हैं। देखिए, जब हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे थे तब मैं कह रहा था, प्रोकैरियोट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चा।
जब मैं प्रोकैरियोट की बात कर रहा था तब मैंने कहा था कि जब भी आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट से जुड़ेगा तो यहां पर एक फैक्टर की जरूरत होती है, जिसको मैंने क्या कहा था, जिसको मैंने सिग्मा फैक्टर कहा था बच्चा। क्या कहा था? सिग्मा फैक्टर कहा था। यहां पर प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर की जरूरत थी। और जब ये टर्मिनेटर साइट पर आरएनए पॉलीमरेज पहुंच जाता है तब यहां पर भी एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है। कौन से फैक्टर की? रो फैक्टर की। और अगर मैं बात करता हूं यूकैरियोट्स की बच्चा, तो यूकैरियोट में कोई भी फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आरएनए पॉलीमरेज के अंदर ये कैपेसिटी रहती है कि वो डायरेक्ट जाता है, प्रोमोटर साइट से जुड़ जाता है और टर्मिनेटर साइट पर पहुंचने के बाद वो अलग भी हो जाता है। यहां पर कोई भी फैक्टर की जरूरत नहीं होती है। इन्हीं बातों को मैंने यहां पर लिख दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर लिखी हुई है, एक बार आप देखिए, मैं समझाता हूं। सभी बच्चों को पता होगा कि जो प्रोकैरियोट्स है वो कहां पर होती है। प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहां पर होती है बच्चा? साइटोप्लाज्म में होती है। ये बात सभी को पता है। यहां पर नीड होती है आरएनए पॉलीमरेज की, लेकिन यहां पर आरएनए पॉलीमरेज के कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं। केवल एक प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है और यहां पर दो फैक्टरों की जरूरत होती है। कौन कौन से फैक्टर बच्चा? सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने लेक्चर कवर करवा रखा है। और रो फैक्टर क्या करता है, इसकी भी बच्चे सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आप कितना अच्छे तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर हमेशा ट्रांसक्रिप्शन देखने के लिए मिलती है। यहां पर भी आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर आरएनए पॉलीमरेज बच्चा 3 टाइप के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के पाए जाते हैं और ये तीनों प्रकार अलग अलग आरएनए को बनाते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट टाइप की, तो ये आरएनए को बनाता है। और अगर मैं बात करता हूं सेकंड टाइप की, तो ये एमआरएनए को बनाता है। और अगर मैं बात करता हूं थर्ड टाइप की, तो ये टीआरएनए बनाता है। अब यहां पर मैंने क्या लिखा? आरएनए, जो आरएनए है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं? 28S प्रकार के, 18S प्रकार के, 5.8S प्रकार के ये हो सकते हैं। कौन? आरएनए हो सकते हैं, आरएनए, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं टीआरएनए की, तो टीआरएनए कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? 5SR आरएनए के प्रकार के हो सकते हैं और एक SNR आरएनए प्रकार के भी हो सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो ये टाइप हो जाता है। और अगर मैं बात करता हूं एमआरएनए की, तो एमआरएनए के भी प्रकार होते हैं, जो कि है एचएनआरएनए। तो इतनी सारी बातें समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर तो मैंने डिफरेंट बताया और यहां पर कोई भी सिग्मा या रो फैक्टर की जरूरत नहीं होती है। साफ साफ मैंने लिखा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। यहाँ की सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जब भी आपसे डिफरेंट पूछा जाए तो एटलीस्ट ये जो 3-4 पॉइंट मैंने बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और भी आगे आपको समझ में आने वाले हैं। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए जनरली क्या होता है, जब आरएनए पॉलीमरेज आता है तो आरएनए पॉलीमरेज करता क्या? यहाँ पर 2 साइड, इतनी सारी चीजें जो सामने आपको दिख रहा है वो सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर समझ में अगर नहीं आ रहा है ना आपको, तो आपने प्रोकैरियोट का अच्छी तरीके से वीडियो देखा नहीं है। प्रोकैरियोट में मैंने डिटेल में चीजों को बताया है। दोबारा वही चीजें बताना सही नहीं रहता, बार बार हम चीजें नहीं रिपीट कर सकते हैं। तो प्रोकैरियोट वाला जरूर देखें। एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं। ये जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं प्रोमोटर साइट। प्रोमोटर साइट से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। स्ट्रक्चरल जीन के पास ये आरएनए जो रहता है वो एमआरएनए का निर्माण करता है और प्रोमोटर साइट में जब भी आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है तो वो अलग हो जाता है। अब क्या होता है इस चीज को, आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो आरएनए पॉलीमरेज आया होगा, यहां पर ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज आया होगा। आरएनए पॉलीमरेज आकर प्रोमोटर साइट के पास जुड़ा होगा। जुड़ते ही इसने निर्माण किया होगा किसका? आरएनए का निर्माण किया होगा। और जब ये टर्मिनेटर साइट पर पहुंचा होगा तब आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया होगा? अलग हो गया होगा। इतनी बातें तो सर हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है, क्योंकि आप बहुत ही देर से पिछले वीडियो पर भी आपने बताया और यहां पर भी आपने बताया। इन्हीं चीजों को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं तो मुझे समझ में आता है, ठीक है। अब देखो समझो बात को। अगर मैं बात करता हूं आरएनए की, जो कि यहां पर बना हुआ है। अब आरएनए कैसे बना? सर यहां पर होता यह है कि जब हम कोडिंग स्टैंड की बात करते हैं, जो ऊपर वाला स्टैंड है वो 5 से 3 दिशा को दिखाता है और हमेशा आरएनए का निर्माण जो होता है वो 5 से 3 दिशा वाले स्टैंड पर ही होता है। लेकिन इसकी कोडिंग कहां पर होती है? इसकी कोडिंग होती है नीचे वाले स्टैंड पर और ये जस्ट ऊपर वाले स्टैंड का कॉपी होता है। बस अंतर एक इतना होता है क्योंकि ऊपर वाला जो कोड है वो डीएनए का है और नीचे वाला जो कोडिंग हो रही है वो आरएनए के लिए हो रही है। तो सभी बच्चों को पता है कि हमेशा डीएनए में तो थाइमिन पाया जाता है, लेकिन आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है थाइमिन की जगह। तो केवल आप अंतर देखेंगे तो केवल अंतर एक ही चीज का देखने के लिए मिलेगा। जहां पर आपको टी देखने के लिए मिलेगा वहां पर आपको यहां पर यू देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि थाइमिन की जगह
यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, इतनी बातें मेरी समझ में आती हैं क्या? जब यहां पर आरएनए बनेगा तो आरएनए यहां पर कौन कौन से टाइप का बन जाएगा? आरएनए बहुत ही सिंपल तरीके से यहां से यही प्रोसेस से बन सकता है, और यहां पर टीआरएनए भी यहां से बन सकता है, लेकिन यहां पर एमआरएनए ऐसे नहीं बनता है। एमआरएनए एक लॉन्ग प्रोसेस में चला जाता है, एक थोड़ी सी प्रोसेस वो और करता है, इसके बाद एमआरएनए का निर्माण होता है। अगर हम आरआरएनए या टीआरएनए की बात करते हैं तो इतने से समझ में आता है लगभग ये प्रोकैरियोट्स के इक्वल हो जाता है, केवल डिफरेंट इतना है कि यहाँ पर रो और सिग्मा फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, बाकी सारी चीजें सिमिलर है। एकदम समझ में आ रहा होगा। प्रोकैरियोट वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश बच्चा करना है, नहीं तो आप ही को प्रॉब्लम होगी, फिर आप बाद में मुझे मत कहिएगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है सर। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है। अच्छा, एमआरएनए के और भी क्या क्या नाम हो सकते हैं? एचएनआरएनए हो सकता है, या हम इसे प्री एमआरएनए भी बोल देते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि ये एक सेल है, यूकैरियोट्स की सेल है। यूकैरियोट्स की सेल के अंदर एक न्यूक्लियस जरूर होगा। मैं ये क्या बना रहा हूं बच्चा? ये मैंने क्या बना दिया? एक न्यूक्लियस बना दिया, जिसके अंदर क्या होगा? जिसके अंदर डीएनए होगा। अब सोचो डीएनए का क्या हुआ? डीएनए का क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो एक साइड का निर्माण हुआ। सभी बच्चों को पता है कि ये जो डीएनए के दो खंड होते हैं, दो खंड में से केवल एक खंड ही एमआरएनए या आरएनए को बना सकता है, दूसरा खंड एमआरएनए को नहीं बनाता है। द रीजन इज क्योंकि दो खंड एक साथ अगर आरएनए को बनाएंगे तो फिर ये दो आरएनए मिलकर प्रोटीन को कोड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमेशा एक स्टैंड काम करता है। उसका एक रीजन और है, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो एक स्टैंड की कॉपी हो रही है, 5 से 3 वाले की क्या हो रही है बच्चा? कॉपी हो रही है। और ये कहां पर हो रही है? ये नीचे वाले स्टैंड के ऊपर हो रही है, मतलब दोनों स्टैंड बिजी हैं। हम जिसकी कॉपी कर रहे हैं केवल उसकी कॉपी कर रहे हैं, बाकी बन कहां पर रहा है? बन ये रहा है नीचे वाले स्टैंड पर। ठीक है, इसीलिए यहां पर दोनों स्टैंड एक साथ काम नहीं करते, केवल एक स्टैंड की ही कॉपी होती है, जिसको हम कहते हैं आरएनए, और यही क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। लेकिन अगर मैं किसकी बात करता हूं कि एमआरएनए का निर्माण कैसे होता है, तो एमआरएनए का निर्माण थोड़ा सा टफ होता है। कैसे होता होगा इस चीज को समझिए। सबसे पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा और एक साइड का निर्माण हो जाएगा। ये साइड एमआरएनए नहीं रहती, इस साइड को हम कहते हैं क्या? एचएनआरएनए। क्या कहते हैं बच्चा? एचएनआरएनए कहते हैं, एचएनआरएनए कहते हैं। और इस साइड में कुछ प्रोसेस होती हैं जिनको हम देखेंगे। उन प्रोसेस के जरिए फिर किसका निर्माण हो जाता है? फिर निर्माण हो जाता है एमआरएनए का। किसका निर्माण हो जाता है बच्चा? एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। अब मैं आपको यहां पर बताना क्या चाहता हूं सर, मैं यहां पर आपको ये चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन भले ही न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है बच्चा, ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, सभी को पता है। भले ही न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तब डीएनए जब बनाते हैं, सपोज दैट आपने टीआरएनए बनाया, क्या बनाया? टीआरएनए बनाया, आपने आरआरएनए बनाया, तो आपको ध्यान बच्चा यहां पर ये देना है कि जब ये आरएनए बन जाते हैं तब ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं बच्चा? मैंने इसको क्या कहा? इसको मैंने साइटोप्लाज्म कहा। मतलब जो निर्माण हो रहा है आरएनए का, वो निर्माण होने के बाद कहां पर आ रहे हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहे हैं। मतलब जब इस आरएनए से प्रोटीन बनेगी, वो कहां पर बनती है? यानी वो बनेगी साइटोप्लाज्म के अंदर। हमने रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन देखा न्यूक्लियस के अंदर होती है, लेकिन हो सकता है, अभी हो सकता है, उस चीज को मैं क्लियर करूंगा अच्छी तरीके से। अभी जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो आरएनए बन रहा है, और किससे बन रहा है? डीएनए से बन रहा है। मैंने क्या बताया बच्चा? ध्यान से देखो मेरी बात को। मैंने बताया जब डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब आरएनए आपका बन जाएगा ना, ये पूरी प्रोसेस तो भले न्यूक्लियस के अंदर चल रही है, लेकिन जब प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने आरएनए बनाया, ये भी टीआरएनए भी साइटोप्लाज्म के अंदर है, और एमआरएनए भी साइटोप्लाज्म के अंदर है, और आरआरएनए भी साइटोप्लाज्म के अंदर है। बस जहां हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं एमआरएनए की, तो एमआरएनए में एक थोड़ा सा स्टेप ये जुड़ जाता है कि जो डीएनए रहता है, जो कि जो कि न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, जब वो किसका निर्माण करता है? एचएनआरएनए का निर्माण करता है, तो वो भी किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और यही एचआरएनए निर्माण कर देता है एमआरएनए का। और ये जो एचएनआरएनए रहता है ना बच्चा, ये अनमेच्योर आरएनए है। क्या है बच्चा? ये अनमेच्योर आरएनए होता है। बाद
बाद में जब मैच्योर हो जाता है तो इसको हम mRNA के नाम से जानते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डीएनए है। जब mRNA का निर्माण होगा तो डीएनए hnRNA का निर्माण करता है। किसका? hnRNA का निर्माण करता है। और यही hnRNA आगे किसका निर्माण करता है? mRNA का निर्माण करता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पूरी प्रोसेस किसके अंदर हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। जबकि mRNA का निर्माण हो कहां पर गया? ये आ कहां पर गया? अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है, मैं ये बताना चाहता हूं, लास्ट में आना कहां पर है? आना उसको साइटोप्लाज्म के अंदर है। और निर्माण कहां पर हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। इतनी मेरी बातें समझ में आ गई क्या? सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं जो हमारा hnRNA बन चुका है। यही hnRNA से हमें क्या बनाना है? mRNA बनाना है। और ये mRNA जब बनेगा तो यहां पर एक प्रोसेस चलती है। 3 स्टेप हमें पढ़ने पड़ते हैं। कैपिंग होती है, टेलिंग होती है, स्प्लिंग होती है। ठीक है, तो स्लाइसिंग, सॉरी इसको बोलते हैं हम स्लाइसिंग होती है। तो जब कैपिंग, टेलिंग और स्लाइसिंग को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली प्रोसेस है कैपिंग होना, किसी को कैप पहना देना। और किसी को हम कैप कैसे पहना सकते हैं? जो भी चल रहा है भाई, 5 से 3 की तरफ ही चल रहा है। हम शुरुआत से पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन देखा, ट्रांसलेशन देखा, आगे हम वो भी देखेंगे, रिप्लिकेशन भी हमने देख लिया। तो वहां पर हम बार बार बात कर रहे हैं कि 5 से 3 दिशा में हो रहा है। मतलब जो कैपिंग, पहली बार जब हमने कैपिंग पहनाई, मतलब कैप पहनाई, तो मैंने किसको कैप पहना दी? मैंने कैप पहना दी 5 नंबर वाले को। मैंने इसको क्या पहना दी बच्चा? कैप पहना दी। तो इसी प्रोसेस को मैं क्या बोल देता हूं? इसी प्रोसेस को मैं कैपिंग बोल देता हूं। कैपिंग में क्या होता है? 5 नंबर साइड पर कैप बन जाती है। और इस ये कैप बनने में मदद कौन करता है? मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहां पर आता है और कैपिंग कर देता है। ये बात समझ में आती है क्या? कैपिंग के बाद प्रोसेस आती है टेलिंग की। टेलिंग कैसे होती है? यहां पर भी कुछ चीजें आती होंगी। टेलिंग में हेल्प करता है एडिनाइलेट। और एडिनाइलेट को हम और किस नाम से जानते हैं बच्चा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। और ये करीब 200 से 300 होते हैं। ये क्या करवाते हैं बच्चा? ये करवाते हैं टेलिंग। यहां पर क्या हो जाती है? टेलिंग हो जाती है। और 3rd नंबर की जो प्रोसेस होती है उसको हम पढ़ते हैं स्लाइसिंग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्लाइसिंग के बारे में पूछा भी जाता है कई बार। और स्लाइसिंग पॉइंट जो हमारा है, मतलब प्रोसेस जो हमारा है, वो उसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। सारी चीजें समझ में आएंगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने कैपिंग और टेलिंग को समझा क्या? कैपिंग और टेलिंग में जो आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां पर मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट आ रहा है। इसको हम बोलते हैं एडिनाइलेट या हम एडिनो मोनोफॉस्फेट, जो कि 200 से 300 होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आती है मेरी, सबको समझ में आ गई होंगी। अब हमें पढ़ना है क्या? अब हमें स्लाइसिंग के बारे में देखना है, क्या होती है स्लाइसिंग। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जब hnRNA का निर्माण हो रहा था, ये क्या है? ये जो आपको दिख रहा है, चैन पूरी दिख रही है, वो किसकी चैन है? hnRNA की चैन है। ये बात, एक तो बात हो जाती है, सभी को पता है कि हम hnRNA से mRNA तक पहुंचेंगे। और जब हम mRNA तक पहुंच जाएंगे हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, hnRNA है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इसमें कुछ साइडें होती हैं। ये जो कलर से मैंने दिखाया, इसको मैंने क्या बोला? फंक्शन पार्ट बोला, या मैं इसे कोडिंग पार्ट भी बोल सकता हूं। इसको मैं एक्सॉन बोलता हूं। अगर मैं एक्सॉन की बात करूंगा तो आप समझ जाइएगा कि एक्सॉन में कोडिंग, इसको कोडिंग पार्ट भी बोलते हैं और इसको फंक्शनल पार्ट भी बोलते हैं। साथ साथ यहां पर नॉन फंक्शनल पार्ट होते हैं, मतलब नॉन कोडिंग पार्ट होंगे, और इसको हम इंट्रॉन भी बोलते हैं। यहां पर समस्या क्या आ रही है? मैंने कहा था कि ये अनमेच्योर होता है। अनमेच्योर कहने का मतलब मेरा बच्चा, अब ये समझिएगा मैं क्या कहना चाहता था उस समय। मैं ये कहना चाहता था कि यहां पर फंक्शनल पार्ट तो होते हैं, साथ साथ में जो ये नॉन फंक्शनल पार्ट है, प्रॉब्लम यहां पर आ रही है। हमें केवल फंक्शनल पार्ट चाहिए, इन नॉन फंक्शनल पार्ट को हमें हटाना है। और इसी प्रोसेस को, इनको हटाने को ही हम क्या बोल देते हैं? स्लाइसिंग बोल देते हैं। अब देखिएगा मैं इनको कैसे हटा रहा हूं। ठीक है, मुझे जरूरत पड़ती है किसकी? मुझे जरूरत पड़ती है सबसे पहले snRNA की। कौन से RNA की बच्चा? snRNA की। मैं snRNA को लाता हूं और मैं क्या करूंगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं snRNA को नॉन फंक्शनल पार्ट के साथ जोड़ दूंगा। और जोड़ने के बाद क्या बनता है? स्लाइसियोसोम का निर्माण हो जाता है। और ये स्लाइसियोसोम बनने के बाद क्या हो जाता है? इससे रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? रिमूव हो जाता है। और जैसे जैसे ये रिमूव हो जाएगा तो केवल हमारे पास एक्सॉन बचते हैं।
और इसी जब ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन चुका है बच्चा, mRNA बन चुका है और इसी को हमें बनाना है और फिर ये साइटोप्लाज्म में चला आता है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं अपनी सारी चीजों को ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो। स्लाइसिंग में क्या होता है, स्लाइसिंग में जब हम HNRNA की बात करते हैं तो वहां पर हमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों पार्ट मिल जाते हैं। हमें केवल फंक्शनल पार्ट से मतलब है, नॉन फंक्शनल को हमें हटाना है। उसके लिए जरूरत पड़ती है हमें SNRNA की। हम SNRNA को लाते हैं, जोड़ते हैं, जिससे स्लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये इसको रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद हमें केवल एक्सॉन साइड मिल जाती है, इसी को हम बोलते हैं mRNA। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कंप्लीट पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए बच्चा। यहां पर मैंने कुछ नोट्स भी आपके लिए लिख दी हैं, लिखना चाहते हैं अपने अपने नोट्स में लिख लें। ढेर सारी बातें मैंने बताई, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, बताइए कि यहाँ की चीजें थोड़ा सा मुझको मिस हुई, मुझे समझ में नहीं आया, कोई ना कोई उसका सोल्यूशन मिलेगा बच्चा। ठीक है, कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी मेरे लिए, क्योंकि मैं समझना चाहता हूं इस बात को कि मैं कितना अच्छी तरीके से समझा रहा हूं और आप कितना अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, एक बार आपको कमेंट जरूर करना है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपकी इच्छा है, बट आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, मिलता हूं फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। ऐसे ही कंप्लीट लेक्चर को बच्चा, कि कंप्लीट चैप्टर को मैं पढ़ा दूंगा, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। हर एक टॉपिक को ऐसे पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी की लाइन ऐसे क्लियर होंगी आपको कि कभी भी आपका जो कॉन्सेप्ट है मिस आउट नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।